नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आने वाली है। इस दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगी, जिसमें कि दोनों ही देश द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दरअसल ये जो फ्रांस की विदेश मंत्री का दौरा क्यों हो रहा है, ये बात जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। वो भी दोस्तों ऐसे समय पर जब भारतीय नौसेना अपने 26 मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स के टेंडर में FA-18 को चुन सकती है। तो ऐसे में ये बात फ्रांस को तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी अटपटी लगेगी, और इसीलिए फ्रांस की विदेश मंत्री की ये जो मीटिंग है वो काफी अहम होने वाली है। इसके अलावा फ्रांस की विदेश मंत्री भारतीय वायुसेना के लिए MRFA टेंडर के तहत राफेल विमान को लेकर भी बातचीत कर सकती है, क्योंकि दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय नौसेना अगर FA-18 को चुन लेती है तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा फ्रांस के लिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर FA-18 की सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीय विमान वाहक पोत के लिफ्ट में आसानी से फिट हो सकता है, जबकि राफेल मरीन ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए भारतीय नौसेना राफेल मरीन के विचार को पूरी तरीके से दिमाग से उतार देना चाहती है। दूसरी बात यह है कि अगर FA-18 चुन लिया जाता है तो वो 114 MRFA जो टेंडर है भारतीय वायुसेना का, उसके लिए भी प्रबल दावेदार माना जा सकता है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि नौसेना अगर FA-18 का इस्तेमाल करेगी और भारतीय वायुसेना भी FA-18 का इस्तेमाल करती है तो एक तरीके की समानता दोनों ही फोर्सेस के बीच में दिखेगी। इसके साथ साथ अमेरिका ने FA-18 के लिए एक स्पेशल पैकेज भी भारत को दिया है, जिसके तहत भारत अमेरिका के FA-18 में अपनी यानी कि स्वदेशी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हथियारों को लगा सकता है। तो यही सब चीज चल रही है, इस वजह से फ्रांस थोड़ा सा परेशान है। अब देखने वाली बात यह है कि फ्रांस की विदेश मंत्री किस तरीके का प्रपोजल देती है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है और हो भी सकता है, जिसमें कि भारतीय नौसेना की जो 6 कन्वेंशनल पनडुब्बियों का निर्माण होना है प्रोजेक्ट 75I के तहत, वो ठप पड़ सकता है। क्योंकि ये जो विदेशी कंटेंडर्स हैं इन्होंने एक बार फिर से कुछ मुद्दे गिनाए हैं, जिसे लेकर ये परियोजना ठंडे बस्ते में जा सकती है। जबकि दोस्तों भारत ने इन विदेशी कंटेंडर्स के कहने पर P-75I प्रोजेक्ट में कुछ परिवर्तन भी किए हैं, लेकिन इतना भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते जितना ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इससे दिक्कत हमें ही होने वाली है। अब ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 2 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की जा चुकी हैं, उनमें जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां हैं, और जो RFI जारी की गई थी इन कंटेनर्स के लिए, इन्होंने उसका सही तरीके से जवाब नहीं दिया है। दरअसल कुछ नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जर्मनी की थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम और दक्षिण कोरिया की देबू शिप बिल्डिंग ने भारत में नई पनडुब्बी डिजाइन करने के लिए भारतीय शिपयार्ड के साथ तकनीकी पहलुओं को लेकर बातचीत की है, जिससे अब ये बात सामने आई है कि ये जो विदेशी भागीदार हैं ये भारतीय नौसेना की जो जरूरी और महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और इन दोनों ही विदेशी कंपनियों ने एक साथ ये बात उठाई है कि भारत को अब अपनी इन पनडुब्बियों में अपनी तकनीकी आवश्यकताओं को कम करना चाहिए। नई पनडुब्बियों में दोस्तों आपको मालूम है कि AIP सिस्टम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स माना जा रहा है, उसे हटाने की बात कही जा रही है। और दूसरा कारण इन लोगों ने गिनाया है कि नई पनडुब्बियों का जो डायमेंशन है और उसका जो स्टेल्थ रेट है, उसमें भी उन्हें कई तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा एक और बात सामने आई है, वो ये है कि तकनीकी हस्तांतरण करने से ये देश मना कर रहे हैं, और इनका कहना है कि एक विदेशी साझेदार होने के नाते वो अपनी सरकार से बिना पूछे अपनी महत्वपूर्ण तकनीक को भारत के साथ साझा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इसे विकसित करने में काफी वर्ष लग गए हैं। अब यहाँ पर क्या बात उठती है ये आपको जानना जरूरी है। मान लिया कि ये लोग अपनी अपनी कमियां गिना रहे हैं कि ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हकीकत यह है कि दिक्कत भारत को होगी। इसीलिए फिलहाल के लिए हमें इस प्रोजेक्ट 75I को देखते हुए जो ये कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास दोस्तों पनडुब्बियों की सख्त कमी है। इसीलिए अब भारत सरकार को इस परियोजना में यानी कि P-75I में प्रतिबंधों में ढील दे देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट 75I मिशन इम्पॉसिबल बन जाए। बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में ये बात बताई थी कि बॉट लैब डायनेमिक करीबन 3500 स्वार्म ड्रोन्स को विकसित कर रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होंगे, और ये अपने बनने की एडवांस स्टेज पर भी पहुंच गया है। अब कहा जा रहा है कि ये जो स्वार्म ड्रोन्स होंगे वो एक साथ दुश्मनों पर हमला करेंगे, और बॉट लैब डायनेमिक्स ने ये भी कहा है कि एक बार उनका ये जो 3500 स्वार्म ड्रोन वाला जो सिस्टम है वो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वे 7500 स्वार्म ड्रोन सिस्टम को तैयार करेंगे। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना को भी प्रपोजल भेजा है, जिसमें कि जो डिस्पोजेबल ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल क्विक सर्विलांस के लिए भारतीय स्पेशल फोर्सेस कर सकेंगी। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि हर्मेस I-STAR लिनियर को लेकर आ रही है। I-STAR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन। दरअसल दोस्तों अडानी डिफेंस एलबी डिफेंस के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके तहत वो हर्मेस 900 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को तैयार कर ररहे हैं। और कल मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हर्मेस 900 है वो पीरियटर ड्रोन की तुलना में 60% सस्ता पड़ेगा, और पीरियटर ड्रोन की जो कीमत है वो करीबन $100 मिलियन पर यूनिट है।
अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि अडानी डिफेंस एंड एलबी सिस्टम ने कहा है कि वो अब एक नया हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस आर्म ड्रोन यानी कि हथियार वाले ड्रोन को तैयार करेंगे, जो कि हर्मेस 900 स्टार लाइनर पर ही आधारित होगा। और ये बेस लाइन हर्मेस 900 से ज्यादा रेंज वाला और अधिक एंड्योरेंस वाला होगा। और साथ ही साथ दोस्तों भारत को अपने तापस और आर्चर ड्रोन्स, इसके अलावा जो भी स्वदेशी प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हें भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना की फ्रिगेट आइनर सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में पहुंच गया है, जहां पर काकडू 2022 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रही है, जिसे कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आयोजित कर रही है। कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में करीबन 15 वेसल्स, 30 एयरक्राफ्ट और 3000 पर्सनल्स शामिल होंगे और 20 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के दौरान मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज की जाएगी, वो भी संयुक्त वातावरण में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को ही लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने छठे जेमेक्स 2022 मैरीटाइम कॉम्बैट एक्सरसाइज को शुरू किया है, जिसे कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगी, इसके अलावा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को भी बढ़ाएगी। अगली अपडेट भारतीय सेना से आ रही है। ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि पूर्वी थिएटर पूरी तरीके से नियंत्रण में है और चीन के साथ LAC पर भारतीय सेना किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने बताया कि हम सीमाओं पर गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम अपनी सीमाओं पर हर घटनाक्रम को लेकर सतर्क और चौकस हैं। कलिता जी ने आगे बताया कि LAC के पास बुनियादी ढांचों में वृद्धि और ड्रोन, हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों को शामिल करने के साथ सेना अब इस क्षेत्र में अपनी निगरानी करने की बेहद अच्छी स्थिति में है। हालांकि दोस्तों वहीं दूसरी तरफ डेप्सांग और डैमचौक में गतिरोध जारी है। कलिता जी ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थिति स्थिर है और चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है और वर्तमान में सीमाओं पर स्थिति काफी शांत और मजबूती से नियंत्रण में है। लगातार PLA बुनियादी ढांचों को तैयार कर रही है, लेकिन हम भी उनकी निगरानी कर रहे हैं। कलिता जी ने कहा कि हमने समय के हिसाब से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि गृह मंत्रालय से आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नीफू की अगुवाई में अलग अलग नागा समूह के राजनीतिक नेताओं के साथ मुलाकात की और कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि नागा मुद्दों पर कई सालों से बातचीत चल रही है। साथ ही गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से यही प्रयास रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र शांतिपूर्ण और समृद्ध हो और इसीलिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि नागा वार्ता में शामिल कई जटिल मुद्दों पर भी बातचीत की गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दरअसल ये कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ईरानी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर सकते हैं SCO मीटिंग के इतर, और इस दौरान भारत और ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी करेंगे, जो कि 10 साल का होगा और यह अनुबंध आगे अपने आप बढ़ता भी रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगले महीने चाबहार ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग होगी, वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, जिसमें कि इस पोर्ट का इस्तेमाल यानी कि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में बातचीत की जाएगी। यही दोस्तों, इसके अलावा चाबहार पोर्ट को अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ भी इंटीग्रेटेड किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट नेपाल से आ रही है। दरअसल दोस्तों नेपाल चीन की गोद में बैठने के लिए तैयार हो चुका है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों देशों के बीच नया समझौता हुआ है और चीन के तीसरे सबसे बड़े नेता ली झांशु नेपाल पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने नेपाल की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सपकोटा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देश BRI के तहत गवर्नेंस, लेजिस्लेटिव और सुपरवाइजरी पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। दरअसल दोस्तों नेपाल ने वैसे ही 2017 में BRI प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए थे और दोनों पक्ष BRI के तहत नेपाल चीन सीमा पर रेलवे के विकास और निर्माण के लिए भी सहमत हुए थे, लेकिन इसके तहत अब तक कोई ठोस प्रगति भी नहीं हो पाई है। अब BRI पे अगर काम शुरू होता है नेपाल में तो ये चिंता भारत के लिए बन जाएगी। ऐसे में दोस्तों नेपाल ना चाहते हुए भी चीन के इशारों पर चलेगा। दरअसल दिक्कत यह है कि नेपाल में कम्युनिस्टों की पार्टी है और ये लोग चीन का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी भी कोई ऊर्जा है तो उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उदाहरण देना चाहिए कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान और श्रीलंका का तो हाल बेहाल कर दिया, ठीक उसी तरीके से आप नेपाल का भी कर दोगे। तो देखते दोस्तों, अगर वहाँ लोगों के अंदर थोड़ी सी जागरूकता है तो उन्हें अपनी सरकार को समझाना चाहिए कि इस BRI प्रोजेक्ट को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत तो इनको होगी, साथ में भारत को भी और दिक्कत होगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अर्मीनिया और अजरबैजान को लेकर आ रही है। एक बार दोस्तों ये दोनों देश फिर से भिड़ गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में कम से कम 39 अर्मीनियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अर्मीनिया ने आरोप लगाया कि तुर्की के घातक ड्रोन से लैस अजरबैजान के सैनिकों ने उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश की।
और आपको मालूम है कि नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों देशों के बीच दशकों पुराना संघर्ष चल रहा है। अर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अजरबैजान की सेना ने आधी रात के बाद अर्मीनियाई क्षेत्र में कई हिस्सों में गोलाबारी की और ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान कह रहा है कि अर्मीनियाई सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर उकसावे वाली कार्रवाई की गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया उनके सैनिकों ने दी। हालांकि रशिया ने पहले भी इनकी लड़ाई शांत कराई थी और अभी भी रशिया ने बोला कि दोनों देश संयम बरतें। अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई तो दोस्तों जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है, बिल्कुल वैसे ही हो गई है। एक तरफ कोई उकसा रहा है तो ये दूसरी तरफ से गोलाबारी कर दे रहे हैं। नुकसान सैनिकों का हो रहा है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो एससीओ को लेकर आ रही है। इस हफ्ते आपको मालूम है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है और ये जो सम्मेलन है वो उज्बेकिस्तान में होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया गया है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल में पहली बार इस सप्ताह देश के बाहर कजाकिस्तान की यात्रा करेंगे और उज्बेकिस्तान में एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दरअसल दोस्तों एससीओ 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि इसरो से आ रही है। इसरो अब एक जियो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन सैटेलाइट तैयार कर रहा है जो कि एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कहा जा रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि आने वाले सालों में इंटेलिजेंस सैटेलाइट विकसित और किए जाएंगे और इनकी मदद से सैटेलाइट की बीम्स को उच्च क्षमता वाले रेडियो सिग्नल में बदलकर जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे एंटीना को आकार देने की स्थिति में भी आ जाएंगे जो कि बीम को ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा भविष्य के सैटेलाइट्स जिन्हें हम कक्षा में स्थापित कर रहे हैं वे उच्च तकनीक क्षमता से युक्त सॉफ्टवेयर संचालित सैटेलाइट्स होंगे। हालांकि इसरो के प्रमुख ने इसकी समय सीमा नहीं बताई कि कब इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि कब ये इंटेलिजेंट जीसैट का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।